असम के जोरहाट से बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई, जहां एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक ये विमान सैन्य सामान और जरूरी सामग्री की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लैंडिंग के प्रयास के दौरान ही विमान में अचानक आग लग गई और कुछ ही पलों में तेज विस्फोट की आवाज सुनाई दी। इसके बाद विमान 2 हिस्सों में टूट गया और हादसे में 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत, दानिश आलम, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा का नाम सामने आया। वहीं घटना के तुरंत बाद एयरबेस पर मौजूद फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया। हादसे के बाद एयरफोर्स और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद रहीं और राहत एवं जांच कार्य शुरू किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इको पार्क के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन धू कर जलने लगा। जानकारी के मुताबिक कार से पहले धुआं निकलना शुरू हुआ और कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल थी। स्थिति को भांपते हुए चालक ने तुरंत कार सड़क किनारे रोकी और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा और उनकी बैटरी से जुड़ी संभावित तकनीकी खामियों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को अब बढ़े हुए बिल का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DRC ने बिजली कंपनियों को फ्यूल और पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब राजधानी में बिजली की दरों पर लगने वाला अतिरिक्त सरचार्ज 1 से 3.5% तक बढ़ सकता है। इसका असर खास तौर पर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट से अधिक है। फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूलने की सीमा पहले 10% तक तय थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 से 17% तक करने की अनुमति दे दी गई है। मुफ्त बिजली योजना के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं पर इस बढ़ोतरी का सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को जून के बिल में बढ़ी हुई राशि चुकानी पड़ सकती है। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर अब सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। राजधानी की जीवन रेखा कही जाने वाली यमुना को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार मेगा एक्शन मोड में है। रविवार 14 जून को पूरी दिल्ली में यमुना घाटों पर व्यापक सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। इस अभियान में सांसद, विधायक, पार्षद, सामाजिक संगठन और स्थानीय लोग भी श्रमदान करते नजर आएंगे। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ सफाई कार्यक्रम नहीं बल्कि यमुना को पुनर्जीवित करने और उनके संरक्षण के लिए जन भागीदारी का एक बड़ा आंदोलन है। आज के समय में जहां सास बहू के रिश्ते समाप्त होते जा रहे हैं और परिवारों में रिश्तों की मिठास और आपसी सम्मान धीरे धीरे कम होता दिखाई देता है, वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसी कला से जुड़ी ये कहानी हर किसी को भावुक कर रही है। हरियाणा की बेटी और लोकप्रिय गायिका काजल चौधरी अपनी 85 वर्षीय सास चंद्रू देवी को टब में बैठाकर पवित्र ब्रज 84 कोसी परिक्रमा कर रही हैं। बढ़ती उम्र के कारण चंद्रू देवी खुद ये कठिन परिक्रमा करने में सक्षम नहीं थी।
थी, लेकिन उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए बहू काजल ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। वो सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल बन गई। 31 मई को पलवल के मचारी गांव से शुरू हुई ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। परिक्रमा के दौरान जहां जहां काजल पहुंची, लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनके सेवा भाव के सामने नतमस्तक भी हुए। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के गांव असर मुरादपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार 3 युवकों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक लेपर्ड ड्यूटी पर तैनात सिपाही दौलतराम और अभिषेक इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें बाइक पर सवार 3 युवक संदिग्ध हालत में दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में थे। पुलिस कर्मियों ने जब उन्हें रोककर पूछताछ करने की कोशिश की तो तीनों युवक भड़क गए और लाठी डंडों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों सिपाही घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार युवकों की तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है। कहते हैं कि शादी 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों और समाज का मिलन होता है। इसी संदेश को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश के बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां करीब 140 जोड़ों ने एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। दरअसल बागपत के मावी कला गांव स्थित एक बैंकेट हॉल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में कुल 140 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिनमें 100 हिंदू और 40 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे। एक ही परिसर में फेरे और निकाह का ये अनूठा दृश्य सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देता नजर आया। इस मौके पर जिला अधिकारी अस्मिता लाल और सांसद राजकुमार सांगवान ने भी नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना भी की। दिल्ली के बवाना विधानसभा क्षेत्र की दीप विहार कॉलोनी में विकास कार्यों को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। यहाँ करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से गलियों और नालियों के निर्माण और विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और बवाना के विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह ने परियोजना की आधारशिला रखी। इस दौरान शिलान्यास पट्टिका का अनावरण भी किया गया, जिसमें DSIIDC विभाग की ओर से कराए जाने वाले विकास कार्यों का उल्लेख किया गया है। कार्यक्रम को लेकर पूरे इलाके में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से बेहतर सड़कों और जल निकासी व्यवस्था की मांग कर रहे थे। सरकार का दावा है कि करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले ये विकास कार्य पूरे होने के बाद क्षेत्र के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और दीप विहार में बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पालम गांव थाना पुलिस को घर में चोरी के एक बड़े मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 1 जून 2026 को पालम गांव थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की जाँच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने स्थानीय स्तर पर जाँच शुरू करते हुए खुफिया सूचनाएं जुटाई और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया। जांच के दौरान मिले सुरागों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 22 वर्षीय शशांक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया एक लैपटॉप, एक टैबलेट, एक ब्रेसलेट, 2 कलाई घड़ियां और एक लैपटॉप बैग बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18।
दिल्ली में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या पर अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। खास तौर पर 9वीं कक्षा, जो लंबे समय से सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट का सबसे बड़ा कारण मानी जाती रही है, अब सरकार के फोकस में है। हर साल हजारों छात्र इस कक्षा में फेल होते हैं और फिर पढ़ाई से दूरी बना लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने ऐसे छात्रों की पहचान कर उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़े रखने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश दिए गए हैं कि बार-बार फेल होने वाले और कंपार्टमेंट पाने वाले छात्रों की सूची तैयार की जाए। इतना ही नहीं, छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों की भी काउंसलिंग की जाएगी ताकि उनके बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया जा सके। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाके ल्यूटियन जोन में एक और बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई। रेस कोर्स क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड को लेकर लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने नोटिस चस्पा करते हुए इंडियन पोलो एसोसिएशन को इसे खाली करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक संबंधित जमीन की लीज अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इसे लंबे समय से उपयोग में रखा जा रहा था। अब प्रशासन की ओर से इसे लार्जर पब्लिक पर्पस के तहत वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले भी लूटियन जोन में जिमखाना क्लब पर इसी तरह की कार्रवाई हो चुकी है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि सरकार अब प्रीमियम और ऐतिहासिक सरकारी जमीनों के उपयोग को लेकर सख्त रुख अपना रही है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। हापुड़ के धौलाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसमान में काले धुएं का घना गुबार छा गया। देहरा गांव के पास स्थित बीडीएच केमिकल फैक्ट्री से उठती ऊंची ऊंची लपटों ने आसपास के लोगों में दहशत पैदा कर दी। आग की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बुझाने के लिए सिर्फ हापुड़ ही नहीं बल्कि गाजियाबाद और नोएडा से भी दमकल की अतिरिक्त गाड़ियां बुलानी पड़ी। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया और राहत बचाव कार्य की निगरानी शुरू कर दी गई। क्या सिर्फ एक फूल तोड़ने की सजा इतनी बड़ी हो सकती है कि पूरा परिवार खून से लथपथ हो जाए? गाजियाबाद के भोजपुर इलाके से सामने आई ये घटना रिश्तों और पड़ोसी धर्म पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आरोप है कि खेलते खेलते एक 2 साल की बच्ची ने पड़ोसी के घर से फूल तोड़ लिया, जिसके बाद शुरू हुआ विवाद और देखते ही देखते ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बच्ची के साथ कथित मारपीट का विरोध करने पर पड़ोसियों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। आरोप है कि सरिया, फावड़ा और लाठी डंडों से लैस लोगों ने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। इस हमले में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए, जिनमें एक मासूम बच्ची भी शामिल है। सभी घायलों को मोदीनगर सीएचसी भेजा गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर गरजता नजर आया। लोनी क्षेत्र में हरनंदी नदी किनारे सरकारी जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मूल्य की करीब 250 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया। असालतपुर और भनेड़ा खुर्द गांव में बिना अनुमति प्लॉटिंग और निर्माण की शिकायतों के बाद सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध कॉलोनियों के कारोबार को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दिल्ली में मॉनसून की दस्तक से पहले रेखा गुप्ता सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। मकसद साफ है, इस बार राजधानी की सड़कें जलभराव से तालाब न बने और यमुना का बढ़ता जलस्तर रिहायशी इलाकों तक न पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। राजधानी के कई इलाकों में नए ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है कि किस तरह चौड़े और आधुनिक नालों से बारिश का पानी तेजी से निकासी के लिए तैयार किया जा रहा है। पुराने सिस्टम की कमियों को दूर कर फ्लो को बेहतर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। वहीं यमुना किनारे भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है ताकि जलस्तर बढ़ने पर पानी आबादी वाले इलाके तक न पहुंच सके। सरकार का दावा है कि नालों की सफाई, नए ड्रेनेज सिस्टम और यमुना सुरक्षा ढांचे से इस बार दिल्ली को जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी। सोशल मीडिया पर 30 हजारी कोर्ट के बाहर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पति पत्नी के बीच भावुक मुलाकात देखने को मिल रही है। वीडियो में बताया जा रहा है कि पति सौरभ और पत्नी शिखा सिंह लंबे समय से घरेलू हिंसा के एक मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान अचानक से माहौल बदल गया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। जानकारी के मुताबिक ये मामला साल 2020 में हुई शादी के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें दहेज, उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। मामला 30 हजारी कोर्ट में विचाराधीन था और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच दूरियां बढ़ती गई। हाल ही में एक भावुक मोड़ तब आया जब पति ने पत्नी के परिवार की तबीयत बिगड़ने पर मदद की और अस्पताल में इलाज करवाया। इसके बाद कोर्ट परिसर में दोनों के बीच सुलह की तस्वीरें सामने आई, जहां उन्होंने कागजात फाड़कर रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जादू की झप्पी के नाम से खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक जाम के बीच नमो भारत रैपिड रेल लोगों के लिए राहत का बड़ा जरिया बनती जा रही है। तेज रफ्तार, आरामदायक सफर और आधुनिक सुविधाओं की बदौलत ये सेवा यात्रियों की पहली पसंद बनकर उभरी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर ने हाल ही में नया रिकॉर्ड बनाया है। एक ही दिन में इस कॉरिडोर पर 1,25,500 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एयर कंडीशन कोच, समय की बचत और बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रही है। खासकर ऑफिस जाने वाले और रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को इससे काफी सुविधा मिल रही है। नमो भारत के बढ़ते इस्तेमाल ने न सिर्फ लोगों का सफर आसान हुआ है, बल्कि सड़क यातायात पर दबाव कम करने में भी मदद मिल रही है। यही वजह है कि रैपिड रेल अब दिल्ली एनसीआर की बदलती ट्रांसपोर्ट तस्वीर की नई पहचान बनती जा रही है। दिल्ली पुलिस के साइबर थाना रोहिणी को ऑनलाइन ठगी के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से एक चोरी हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन ठगी के मामले में वांछित था और काफी समय से उसकी तलाश की जा रही थी। तकनीकी जांच और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। जांच के दौरान आरोपी के बैंक खाते में मौजूद ठगी की रकम में से 1 लाख रुपए को फ्रीज कर दिया गया, जिससे पीड़ित को राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी बड़े साइबर ठगी गिरोह का हिस्सा है या फिर अकेले ही इस तरह के वारदातों को अंजाम देता था। दिल्ली पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन लेन देन के दौरान सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और नई दिल्ली विधानसभा से विधायक परवेश साहिब सिंह ने वरुणालय स्थित वाटर टैंकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और स्काडा सिस्टम की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राजधानी में पानी की आपूर्ति व्यवस्था, टैंकर संचालन की निगरानी और 1916 हेल्पलाइन पर आने वाली नागरिक शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मौजूदा सिस्टम की कार्यप्रणाली को समझा और समय पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों का निपटारा तेजी से और प्रभावी तरीके से किया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। समीक्षा बैठक में टैंकर मूवमेंट ट्रैकिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ किए जाए और हर शिकायत का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पारदर्शी और जवाबदेही जल आपूर्ति व्यवस्था बनाना है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के नीगो बन्नावार इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब स्कूल वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में चालक के साथ 2 छात्र सवार थे। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल छात्रों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य और सड़क पर पड़े निर्माण सामग्री के कारण मार्ग संकरा हो गया था, जिससे ये हादसा हुआ। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हो। वही एसडीएम चडूरा परमरोज बशीर ने बताया कि घायलों का इलाज जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर निवेश में मोटे मुनाफे का झांसा और उसके बाद 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी। मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम पुलिस ने ऐसे ही बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह के शातिर सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी के बैंक खातों का कनेक्शन देश भर में दर्ज दर्जनों साइबर ठगी की शिकायतों से जुड़ा मिला। पुलिस ने पीड़ित से ठगी की गई रकम में से करीब 24,71,000 रुपए फ्रीज कराकर वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपी बलवंत जायसवाल छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। वह आरोपी एक ऐसे संगठित साइबर ठगी गिरोह से जुड़ा हुआ है जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देता था। एयरप्लेन की ऊंचाइयों में जब क्रिकेट का जुनून उतर आए तो नजारा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि यादगार पल बन जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है एक वायरल वीडियो में, जिसमें क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ फ्लाइट के अंदर मस्ती भरे अंदाज में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत होती है सचिन के दमदार डायलॉग से, एल्टीट्यूड जो भी हो एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, और इसके बाद माहौल और भी हल्का फुल्का हो जाता है जब परिवार के सदस्य आपस में क्रिकेट का मजा लेते हैं। गेंदबाजी होती है, बल्लेबाजी होती है और हर शॉट के साथ फ्लाइट के अंदर हंसी ठिठोली गूंज उठती है। एक मजेदार पल में सचिन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम मुझे कभी आउट नहीं कर पाओगे, बस थोड़ा सा चांस तभी बन सकता है जब मैं बैट उल्टा पकड़ लूं। यह वीडियो सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, परिवार की मुस्कान और खेल के प्रति जुनून का खूबसूरत संगम बनकर सामने आया है। हौसला भी है, जुनून भी, और कुछ कर दिखाने का मादा भी। मिलिए ऐसे ही टैलेंटेड चारू पांडे से, जिनकी काबिलियत आपको भी इनका मुरीद बना देगी। कई बार आपने सुना होगा कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने में लोगों को बरसों लग जाते हैं, लेकिन चारू की मेहनत ऐसे रंग लाएगी। छत्तीसगढ़ की बेटी ऐसा कमाल करेगी जिसे सुनकर सब चारू की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इस उम्र में अक्सर नौजवानों का सपना होता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए तो बस फ्यूचर सेट। लेकिन इस उम्र में यानी 21 साल की उम्र में चारू ने 1-2 नहीं बल्कि 19 गवर्नमेंट एग्जाम में यानी प्रतियोगी परीक्षा में अपने मेहनत के दम पर झंडा गाड़ा। चारू ने बैंक पीओ, एसएससी, आईबीपीसी, एसबीआई, रेलवे, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसे तमाम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम न सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए। चारू वर्तमान में कैक्स सीएजी ऑफिस चेन्नई में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर पोस्टेड हैं।